Yes, students. Good morning. And how are you all? कैसे हो आप सब? Hope you all are good, healthy, safe, and well at your homes. Okay. So as you all know that we were doing the grammar section. हम grammar कर रहे थे. In yesterday's class we did one topic and another we are going to do today. The topic that we are going to do today is clauses. And it is a topic, it's very important and उसको आपको basic concepts जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, you won't be able to do the exercises of clauses. तो आपको कुछ basic concepts हैं that what are clauses, what kind of clauses are there, क्या एग्जाम्पल्स हैं क्लॉजेस के, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए. जब तक आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अपने माइंड में नहीं फिक्स करते हो, नहीं समझते हो, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड और ट्राई व्हाट क्लॉजेस आर. सो इन टुडेज क्लास वी विल बी टेकिंग व्हाट क्लॉजेस आर. क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, किस क्लॉज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ उसका स्पेसिफिकेशन, कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो रीडिंग करते हैं, जो सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना कहीं क्या होते हैं, ऑल दोज आर क्लॉजेस. वो कहीं ना कहीं क्लॉजेस ही होते हैं. ठीक है, कुछ उसमें मेन क्लॉज होता है, कुछ उसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, कुछ उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं. जब सब मिल जाते हैं तो हमें प्रॉपर सेंटेंसेस मिलते हैं, पैराग्राफ मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, हमें लेटर्स मिलते हैं. तो ये सब क्लॉजेस से ही बने होते हैं. क्योंकि क्लॉज क्या होता है, बेसिकली क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, आइदर इट कैन बी मीनिंगफुल इन इटसेल्फ या फिर वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करता है. तो क्लॉज क्या है, बेसिकली जहां पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड आ गए ना वो क्या होंगे, वो हमारे क्लॉजेज हो जाते हैं. अब उसमें भी हर ग्रुप ऑफ वर्ड अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता. समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड नीड्स अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द मीनिंग, और समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड इटसेल्फ इज फुलफिल्ड विद द मीनिंग. And sometimes what happens कि जो group of word होता है ना, it needs a conjunction to be added with another group of words and that gives us a meaningful sentence. उसे हम clause बोलते हैं. अब ये सारे clauses जो होते हैं ना, with all the different kinds of varieties, ये हर clause जो होता है ना is identified by some specification and based on that हर clause को अपना एक name given होता है. That are we can say the type of clauses. तो क्लॉजेज जिस तरीके से टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. टेंस क्या होता है, बेसिक रूट होता है हमारे किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज का. हम बोलते हैं कि रूट है. अगर आपके टेंसेस स्ट्रांग है तो आप अपने जो आपकी लैंग्वेज होती है ना उसको बहुत ही हम बोलेंगे कि ग्लोरीफाई कर सकते हो, उसको डेकोरेटिव लैंग्वेज बना सकते हो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टेंसेस. सिमिलरली क्लॉजेज की प्रॉपर नॉलेज होना भी समवेयर और दी अदर एंड आपको वो हेल्प करता है टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, टू मेक योर राइटिंग वर्क एरर फ्री. उसमें फिर एरर्स नहीं आते हैं. तो जब हम बात करते हैं, नाउ वी विल कम टू आवर टॉपिक. हम जब अपने टॉपिक पे आते हैं तो हमारा टॉपिक है क्लॉजेज. ठीक है, तो क्लॉजेज बेसिकली क्या होता है, क्लॉजेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ ना वो क्लॉज होता है. लाइक सपोज यहाँ देखो, आई बिलीव इट. वर्ड आपको पता है, आई एक वर्ड है, बिलीव एक वर्ड है, इट एक वर्ड है. ठीक है, करेक्ट. सेकंड में देखो, दैट शी इज लिविंग टुडे. तो ये दैट हुआ, शी हुआ, इज हुआ, लिविंग हुआ, टुडे हुआ. ये भी क्या है, सेपरेट सेपरेट. व्हाट आर दे, ये सब वर्ड्स है. व्हेन दे कंबाइंड अप ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब या तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड अपने आप में मीनिंगफुल होगा या फिर एक किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट बनेगा. क्लॉज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव इट्स मीनिंग इटसेल्फ. वो इंडिपेंडेंट होते हैं और समटाइम इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस. तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉजेस. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ क्लॉजेस, तो क्लॉजेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज मेन क्लॉज, अनदर इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड अनदर इज द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. कितने टाइप के क्लॉजेज होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. एंड विद इट्स नेम, नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट इज द मेन क्लॉज. नाम से ही पता चल रहा है, मेन क्लॉज मतलब मेन. ठीक है, मेन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट. तो मेन क्लॉज क्या हो गया यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंडली, मेन क्लॉज कहने का मतलब ये एक तरह से डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे, ये इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि उसे किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए. तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज.
फिर आता है सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, हमें पता है सबॉर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे बॉस होते हैं और बॉस के नीचे काम करने वाले कौन होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो सबॉर्डिनेट समवेयर सेज कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, तभी हम किसी के सबॉर्डिनेट है। तो यहाँ पे जब सबॉर्डिनेटिंग सेंटेंस है दैट इज कि ये जो क्लॉज होगा ना, ये अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये अपने आप को फुलफिल करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज को हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। देन कम्स कोऑर्डिनेट, को वर्ड से ही समझ आ रहा है, को का मतलब होता है कंबाइनिंग विद समवन, ठीक है, दो साथ में होना इज को। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज जिसको एक कंजंक्शन की हेल्प से दूसरे के साथ कनेक्ट करके कंबाइनली हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस देंगे। टेकिंग वन क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट हो सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से एक सबॉर्डिनेट और एक मेन हो सकता है, एक मेन क्लॉज हो सकते हैं, दो सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होंगे, एक सबॉर्डिनेट एक मेन क्लॉज हो सकते हैं, तो उनको हम विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन उनको हम कनेक्ट करेंगे तो वो जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये तीनों चीजें जब की जाती है ना, जिसलिए की जाती है जस्ट टू मेक इट मीनिंगफुल, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोऑर्डिनेटिंग में कंजक्शन को जोड़ के दो, एक मेन और एक सबॉर्डिनेट को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ कंजक्शन, और आप उसको क्यों ज्वाइन कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ज्वाइनिंग इट, मेकिंग इट मीनिंगफुल, गिविंग इट अ मीनिंग। देन वी कैन से कि जब हमारे टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं ना, तो बेसिकली वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ क्लॉजेस, दैट इज फाइंडिंग क्लॉजेस। आप क्लॉजेस को जब फाइंड करते हो तो आपको ये देखना होगा कि ये जो क्लॉज है ये किस चीज को जो है आगे रेफर कर रहा है, या ये जो क्लॉज है ये किस चीज के साथ में आइडेंटिफाई कर रहा है, ये क्लॉज जो है किसका काम कर रहा है, ठीक है, इट्स वर्किंग एज व्हाट। तो वो जो चीज होती है ना वो यहाँ पे आएगा फाइंडिंग क्लॉजेस में। तो फाइंडिंग क्लॉजेस में वी कैन से हमारे पास तीन क्लॉज होते हैं, दैट इज वी हैव अ नाउन क्लॉज, वी हैव अ एडजेक्टिव क्लॉज एंड वी हैव अ एडवर्बियल क्लॉज। तो ये है फाइंडिंग क्लॉजेस, इनकी वर्किंग आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे मेन क्लॉज का एक एग्जांपल, सबॉर्डिनेट का एक एग्जांपल एंड कंजक्शन का एक एग्जांपल। सो व्हाट आर दीज, ये क्या है, ये एग्जांपल्स है, ठीक है, दीज आर द मेन एग्जांपल्स। तो देखो इस एग्जांपल को जब आप देखते हो मेन क्लॉज, तो देखो आई बिलीव इट, सब्जेक्ट है वर्ब है। जब भी एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है एंड इट गिव्स यू अ मीनिंग, तो वो क्या होगा, वो मेन क्लॉज होगा। तो देखो यहाँ एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है और ये आराम से अपना मीनिंग दे रहा है, आई बिलीव इट, मैं इस पे विश्वास करता हूँ, सेंटेंस स्टॉप। इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क आया क्या, मेन क्लॉज में कभी कोई क्वेश्चन मार्क आएगा, नो नहीं आएगा। मेन क्लॉज अपने आप में जैसा भी होगा ना इट विल बी मीनिंगफुल। तो ये हो गया मेन क्लॉज। फिर हमारे सबॉर्डिनेटिंग में देखो, दैट शी इज लिविंग टुडे, दैट शी इज लिविंग टुडे, हु इज लिविंग टुडे, व्हाई इज शी लिविंग टुडे, वेयर इज शी लिविंग फॉर। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, सब चीजें इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब इसमें इसके आगे या इसके पीछे कुछ ऐसा कनेक्ट करके इसको हमें मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि वो क्लॉज प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। अदरवाइज ये अपने आप को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंडेंट है। तो ये कौन सी क्लॉज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज, दैट शी इज लिविंग टुडे। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका आंसर अभी बाकी है, और उसके आंसर के लिए ही ये डिपेंड करता है ऐसे किसी एक और क्लॉज के ऊपर जो इसका आंसर देता हो। तो उसके कारण ये क्या है, क्योंकि ये अधूरा है तो इसको सबॉर्डिनेटिंग, इस पर डिपेंडेंट क्लॉज। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। देखो द गर्ल इज स्विंगिंग, अब ये देखो एंड आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हर मदर इज वॉचिंग हर, और द गर्ल इज सिंगिंग अपने आप में एक मेन क्लॉज है, गर्ल इज सिंगिंग, गर्ल झूला झूल रही है, तो ये मेन क्लॉज है। अगर हम सिर्फ ये सेंटेंस देखते हैं, हर मदर इज वॉचिंग हर, उसकी मम्मी उसको देख रही है, उसकी मम्मी उसको क्या करते हुए देख रही है, उसकी मम्मी उसको क्यों देख रही है, उसकी मम्मी उसको कहाँ देख रही है, वेयर। तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये इतना पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज।
और ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज अ मेन क्लॉज। एक मेन और सबऑर्डिनेटिंग जब एक कंजंक्शन से ज्वाइन होता है तो वो कौन सा क्लॉज बन जाता है, वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है। सो दिस वे वी कैन से कि ये क्या है, दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू फाइंडिंग क्लॉजेज। अब फाइंडिंग क्लॉजेज में हमने बोला था हमारे पास तीन है, वन इज नाउन क्लॉज, अनदर इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड अनदर इज एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज जो होगा इट विल ऑलवेज वर्क एज ए नाउन। नाउन क्लॉज जो है वो नाउन की तरह वर्क करेगा, मतलब इट्स अ रिप्लाई टू व्हाट। सेंटेंस में हमेशा एक ऐसा सेंटेंस आएगा जिसका अंदर अगर आप देखते हो ना एक ऐसा आंसर मिलेगा। सपोज उस सेंटेंस का क्वेश्चन बने तो उस क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट। वो सेंटेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट। तो नाउन क्लॉज जो होता है ना इट्स ऑलवेज अ रिप्लाई टू व्हाट। Then we move to the adjective clause. It always works as an adjective. तो ये हमेशा एक adjective की तरह काम करेगा. That is preceded by a noun or pronoun. ये adjective का काम क्या होता है, हमेशा noun या pronoun को qualify करना उसका काम होता है। adjectives क्या होते हैं हमें पता है, वो हमेशा noun या pronoun को क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। तो हमेशा इसे कौन प्रीसीड करेगा, जहां पे भी ये क्लॉज आएंगे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज उसे हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही प्रीसीड करेगा। तो दैट इज द एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज हमेशा वर्क करेगा ऑफ द एडवर्ब। एडवर्बियल क्लॉज हमेशा किसका वर्क करेगा, एडवर्ब का। एंड ऑलवेज फॉलो द मेन क्लॉज। और ये एडवर्ब क्लॉज हमेशा फॉलो करता है किसको, मेन क्लॉज को। हमेशा इट विल फॉलो द मेन क्लॉज। तो दिस वे वी कैन से कि जब हम फाइंडिंग क्लॉजेस की बात करते हैं वी कैन फाउंड द क्लॉज इन अ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सो व्हाट वी डिड टुडे, वी डिड व्हाट आर क्लॉजेस। तो क्लॉजेस आर बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। How many kind of clauses are there? Three. कौन कौन से three है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मेन क्लॉज वी नो कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट, वो अपना मीनिंग खुद ही दे देगा। देन वी कम टू दी सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज वो हमेशा अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। It will always be dependent on the other to complete its meaning. Then comes the coordinating clause. Coordinating clause हमेशा उसके अंदर एक मेन क्लॉज होगी, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। लाइक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। Joining both of two with the help of a conjunction and giving it a meaning is going to give you the coordinate clause. Then how you are going to find out the clauses? अब clauses को कैसे find करोगे, आप उसको तीन वे में find करोगे, noun clause, adjective clause and adverbial clause. Noun clause always works as a noun, adjective always works of adjective and adverb of the adverb. Now see, जब हम noun clause की बात करते हैं it's always a reply to what? Adjective clause is always preceded by a noun or pronoun because what is the work of an adjective? It always qualifies a noun or pronoun. Then work of an adverb, it follows the main clause. ये हमेशा main clause को follow करेगा, तो ये इसको हम इस तरीके से find करेंगे। So here were three very simple examples of main clause, subordinate clause and coordinating clause. So main clause क्या है? I believe it. Main clause है I believe it. It consists of a subject. It consists of a verb. तो ये जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग, सो वी कैन कॉल इट अ मेन क्लॉज। देन कम्स द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दैट शी इज लिविंग टुडे। अब ये क्या है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। इट रिक्वायर्स कि इसके साथ में एक और सेंटेंस क्लॉज ज्वाइन हो और तब ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर पाएगा। अभी हमारे लिए इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, ये अधूरा है। ठीक है, इट्स व्हाट, इट्स इनकम्प्लीट। ये देखो ये क्या होगा, ये हमारे लिए इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा दैट शी इज लिविंग टुडे। तो दिस इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और डिपेंडेंट। थर्ड वन इज द गर्ल इज स्विंगिंग, हर मदर इज वॉचिंग हर। गर्ल इज स्विंगिंग अपने आप में एक मेन क्लॉज है, इट्स कंप्लीट, बट हर मदर इज वॉचिंग हर, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। हर मदर इज वॉचिंग हर, उसकी मम्मी इसको देख रही है, क्यों देख रही है, क्या किस लिए देख रही है, कैसे देख रही है, कब देख रही है, कहाँ देख रही है, हमें नहीं पता। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है करेक्ट मेन क्लॉज में। तो इसको इसके साथ जब ज्वाइन करेंगे ना, इट विल गिव अस अ फुल मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, कंजक्शन।
तो जब एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो दो क्लॉजेस को जब किसी कंजंक्शन की हेल्प से आप ज्वाइन करते हो जस्ट टू गिव इट अ कंप्लीट मीनिंग, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन? इसको आप बेसिक समझ गए। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ना ये कंप्लीट होने के बाद में वी विल मूव टू द स्क्रीन शेयर। उसमें हम बहुत से एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ी और डिटेल उसकी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट जितना हमने अभी यहाँ पे किया, इफ इट्स ओके विद यू, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, देन जस्ट रेज योर हैंड एंड देन वी विल मूव टू द स्क्रीन शेयर सेक्शन। Yes, quickly raise your hands if you all have understood it nicely। अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई है तो हम अपना स्क्रीन शेयर पर मूव करके नेक्स्ट पार्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी की डिटेल जो है वो हम आगे करते हैं विद मोर एग्जांपल्स, विद मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल कंप्लीट द टॉपिक दैट इज क्लोजिंग। देन क्विकली रेज योर हैंड्स एवरीवन। Yes, good. So all of you, now we'll move to the screen share section and we'll continue our class over there, okay? Yes, everyone, my voice is clear now right now also and you all are able to see the screen. आप सबको जो हमने स्क्रीन शेयर की है क्लॉजेस की, इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस और नो? यस, गुड। Yes, see, now we'll move further with our topic that is clauses। ठीक है, वो हमने बेसिक्स इसके सारे किए हैं, हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में चेक करते हैं। Yes, see, so a clause is a group of words that includes a subject and a verb and forms a sentence or a part of it। हमें पता है क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ये एक सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करता है। ठीक है, सिंगल क्लॉज सेंटेंस जो होते हैं उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जो सेंटेंस जिसके अंदर सिंगल क्लॉज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। और एक सेंटेंस विद मिनिमम 2 क्लॉजेज जिसमें कम से कम 2 क्लॉज होते हैं आर नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। एंड सेंटेंस विच कंटेन्स 1 क्लॉज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So we have 3 kind of sentences. What are those 3 kinds? हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिंगल क्लॉज होता है एंड इट गिव्स द मीनिंग। जिसके अंदर मिनिमम 2 क्लॉजेज होते हैं इट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस एंड वो सेंटेंस विच कंटेन 1 मेन क्लॉज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है इट अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपीयर होता है इमीडिएटली आफ्टर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इट अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। ठीक है ना, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होगा वो हमेशा कब आएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद में आता है एंड जो रेस्ट पार्ट जो रह जाता है ना उस कंजंक्शन से पहले का जो पार्ट होता है तो वो क्या होता है? वो हमेशा मेन क्लॉज होता है। सो नाउ इस तरीके से हम आते हैं किससे? मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पे। तो मेन क्लॉज क्या है? बेसिकली इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज एंड वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड इट कैन फॉर्म अ सेंटेंस और वो हमें प्रॉपर मीनिंग देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल जो पढ़ा था, आई बिलीव इट।
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये बेसिकली इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये, दैट इज नॉट अ सेंटेंस, जो अपने आप में सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इट्स नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस वही होता है जो कहीं ना कहीं पे आपको एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, बट अगर कोई आपको मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा तो वो क्या है, वो एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेटिंग एक डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। So that she is living is a subordinating clause. So now see example, अगर आप next is the main clause, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम मेन क्लॉज ऐड कर देते हैं सबऑर्डिनेटिंग, दैट शी इज लिविंग के अंदर अगर हमने एक मेन क्लॉज ऐड किया तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। कैसे? दैट शी इज लिविंग टुडे है हमारे पास, हम लिख दें आई एम इन्फॉर्म्ड दैट शी इज लिविंग टुडे। सो आई एम इन्फॉर्म्ड इज द मेन क्लॉज, दैट शी इज लिविंग अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये देखो मेन क्लॉज इसमें ऐड होते ही इसका पूरा का पूरा जो है हमारे सामने एक मीनिंग आ गया, दैट आई एम इन्फॉर्म्ड दैट शी इज लिविंग टुडे। Now comes coordinating clause. अब coordinate clause देखो ये रेफर करता है to each of the two or more parts of a sentence, each of the two or more parts of a sentence, and often joined by the coordinating conjunctions like and, but, or, etc. तो देखो ये क्या होता है, अगर रेफर किया जाता है, रेफर टू ईच ऑफ द टू, दो या दो से ज्यादा पार्ट एक सेंटेंस के हैं, इसमें ऑप्शन ज्वाइन करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कि एंड हुआ, बट हुआ, और ऐसे बहुत से। तो सी जो हमने एग्जांपल किया था, द गर्ल वाज स्विंगिंग टू एंड फ्रो एंड हर मदर इज वॉचिंग हर। तो ये जो एंड ने कनेक्ट किया, द गर्ल वाज स्विंगिंग टू एंड फ्रो और हर मदर इज वॉचिंग हर, तो इन दोनों को ज्वाइन किया हमने एंड से, एंड अपने आप में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये टू या मोर देन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जब किसी कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये तो फर्दर वी सी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। उसके भी टाइप्स है, नाउन क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो सी नाउन क्लॉज कैसे है, इट ऑलवेज वर्क्स लाइक अ नाउन, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है और अ कॉम्प्लीमेंट और अ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये किसी भी फॉर्म में यूज होगा बट इट विल वर्क एज अ नाउन। रिलेटिव क्लॉज में इट रेफर्स टू एन अर्लियर नाउन प्रोनाउन सेंटेंस और पार्ट ऑफ इट, ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से बिगिन होगा, जैसे हु, विच, एक्सेट्रा। और ये बेसिकली इन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो इसे हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। एडवर्ब क्लॉज, ये क्लॉज जो होता है ये फंक्शन करता है लाइक एन एडवर्ब, और ये हमें प्लेस, जितने भी टाइप के एडवर्ब होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कॉज, कंपैरिजन, ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, हमेशा हमें प्लेस, टाइम, मैनर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। सो दिस वी कैन से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी थ्री काइंड्स के होंगे, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। फाइंडिंग क्लॉजेस जो हमने किया था, आप जब क्लॉज को फाइंड करते हो तो हमने देखा था नाउन क्लॉज इज ऑलवेज अ रिप्लाई टू व्हाट, adjective clause is always preceded by a noun or a pronoun, and adverb clause always proceed or follow the main clause. Noun clause की जब हम बात करते हैं तो noun clause can work as a verb, it can work as an object of the verb, as an object of the preposition, complement to a verb, that is be, become, seen. फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू एन इंफिनिटिव और केस इन एन अपोजिशन। तो ये नाउन क्लॉज जो होगा, जो नाउन की तरह वर्क करेगा, नाउन की तरह ये वर्क करता है, कभी ये सब्जेक्ट का काम करेगा, कभी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कभी ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कभी ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, कभी ये इंफिनिटिव बन जाएगा, एंड कभी ये अपोजिशन में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे व्हाट शी सेज इज यूजफुल, शी होप्स टू गेट अ प्रमोशन दिस ईयर, फैक्ट्री ओनर डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ हिज वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद में आएगा द फैक्ट दैट शी डज नॉट नो हाउ टू वर्क टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई अप्रिशिएट टू नो दैट दे लव देयर कंट्री, एंड द अवार्ड दैट शी हैज वन हैज फुलफिल्ड हर ड्रीम। तो ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। देन इसी तरह से जब हम एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और ये क्वालिफाई करेगा नाउन और प्रोनाउन को। इसको भी हम प्रिंसिपल क्लॉज की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अ प्रिंसिपल क्लॉज, ऑब्जेक्ट टू अ प्रिंसिपल क्लॉज, और इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, या फिर ये इंट्रोड्यूस करेगा डिफरेंट कनेक्टिव्स को, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आपको पता है जो रिलेट करने का काम करता है, जो होते हैं हु हो गया, हुम हो गया, विच, हुज। ये रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब वर्ब्स को लिंक करेगा, वर्ब्स को क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई द रीजन, टाइम, प्लेस, तो वाई, वेन, वेयर, ये सब।
तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव क्लॉज, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या काम करेगा, इट विल ऑलवेज वर्क एज एन एडजेक्टिव और इट इज गोइंग टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन बिफोर इट। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इनको आप और अच्छे से एग्जाम्पल्स को आप रीड करेंगे और कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे। तो फिर उसके बाद में आते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज भी हमने ऑलरेडी वहां पे किए थे कि एडवर्ब क्लॉज हमेशा एक किसका काम करते हैं, हमेशा एक एडवर्ब का काम करेंगे और ये हमेशा मेन वर्ब को फॉलो करते हैं। ये मॉडिफाई करते हैं एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को। जैसे कि आप देखो कि ये एक वर्ब को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, द ड्राइवर ड्रोव द बस व्हाइल द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द टिकट। तो देखो इन्होंने ड्रोव जो एक वर्ब थी उसको मॉडिफाई कर दिया, द ड्राइवर ड्रोव द बस व्हाइल द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द टिकट। ठीक है, तो इन्होंने किसको किया, ये किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं, वर्ब को। अब देखो, अनुज स्टडीड हार्डर देन हिज टीचर एक्सपेक्टेड, तो इन्होंने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। एडजेक्टिव क्या था, हार्डर, कि अनुज ने स्टडी किया, किस वे में किया, क्वालिफाई कर रहा है हार्डर, की स्टडी हार्ड। तो हार्डर को देखो इन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया एज अ एडवर्ब क्लॉज। करण रैन स्ट्रेट टू हिज मदर एज इफ शी हैड सीन अ गोस्ट। तो स्ट्रेट जो है कहीं पे क्या है, एडवर्ब, कि किस डायरेक्शन में गया, स्ट्रेट। तो डायरेक्शन जो थी, वेयर, हाउ, डायरेक्शन क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब को। तो सिंस एडवर्ब क्लॉज बहुत इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, इज अ subordinating clause which does the work of adverb, it can be of following kinds। तो एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर वो एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो ये वर्क करते हैं ऑफ एन एडवर्ब। और किस टाइप में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में वर्क करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में वर्क करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में वर्क करते हैं, एडवर्ब ऑफ कॉज एंड रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब ऑफ सपोजिशन एंड कंसेशन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें पता है, जहाँ पे हम कंजक्शन यूज करते हैं, जैसे कि वेन एवर, आफ्टर, एज, सिंस, बिफोर, टिल। कॉज वाले में, प्लेस वाले में हम यूज करेंगे वेयर, वेयर एवर, विदर, वेन। मैनर में हम यूज करते हैं एज इफ, एज दो। रीजन में करेंगे बिकॉज, सिंस। पर्पज में करेंगे सो दैट, इन ऑर्डर टू, दैट, लीस्ट। ठीक है, इन ऑर्डर, दैट, सो दैट, ये। और रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में हम कौन से यूज करते हैं, दैट। फिर उसके बाद में दैट से जो भी होंगे तो वो उसका, दैट के बाद में वो उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस शो करता है, तो वो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस वाले हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस वे वी कैन से कि ये हमारे क्लॉजेस थे। तो क्लॉजेस जो होते हैं, एडवर्ब क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इनके फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है कि इनको हम फाइंड किस वे में करेंगे, हम इनको नाउन वर्ब में, नाउन क्लॉज में फाइंड करते हैं, इनको हम एडवर्ब क्लॉज में फाइंड करते हैं, और इनको हम किस में करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में फाइंड करते हैं। ठीक है, तो गो थ्रू द एग्जांपल्स, अच्छे से इसको रीड आउट करो। किसी तरह की कोई भी क्वेरी होगी तो आई एम देयर टू सॉल्व इट, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, रेस्ट the class is going to be over now, so we'll keep it over here। ये फिनिश हो गया, इसके PDF, इसकी एक्सरसाइज दैट यू विल गेट, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप इट्स नॉट एट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप इसको पढ़ेंगे, इट्स वेल एक्सप्लेन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दिया है। एक बार इसको गो थ्रू करोगे, इसका PDF आपको सेंड हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी बुक है, एक्सरसाइज का PDF आ जाएगा, गो थ्रू इट एंड स्टडी वेल।